हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी नूर स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 5 तक पहले हो चुका है, जिसमें 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीलिम्स का करवा दिया मैंने और अब 101 से चलना है। आज एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट है। क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी बीपीएससी ने पहले पूछ रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लें। एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री दोनों, पहले मेडाइवल कंप्लीट करवाएंगे फिर मॉडर्न। ओके, तो जिसने नहीं देखा वो ज़रूर जाकर देख लें और उनका अपना एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करें। आज 100 से आज पूरा एंड हो जाएगा जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद कल मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज सारा पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा और पसंद आएगा भी क्यों नहीं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज शुरू करते हैं क्लास और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 101 से पहले क्वेश्चन है। पहले ही मैंने जो इम्पोर्टेंस लगा मैंने पढ़ के अंडरलाइन कर रखा, तो आप लोगों को ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं मिलने वाला है। आप लोग को बस स्पीड में थोड़ा पढ़ेंगे और आप लोग को ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है। और अगर आप लोग के पास ज़्यादा अच्छा टाइम है तो नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के प्रति प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तथा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म इतना ही इम्पोर्टेंट है ना। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे वाले वीडियोस वो ज़रूर जाकर देख लें एक बार और उसका नोट्स बना लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट कुछ भी करके उसको रिवीजन कर ले। इसमें से आपका एंशिएंट हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला अगर आपने ये देख लिया तो। उसके बाद मेडाइवल और फिर मॉडर्न। प्रीलिम्स के लिए जितना भी टॉपिक दिया है बीपीएससी ने सारा टॉपिक करवाऊंगी, वो भी एग्जाम से पहले। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो था सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? सारनाथ। सारनाथ का क्या एक्सप्लेनेशन है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन से तात्पर्य महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश से है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी यानी गिरिब्रिज। तो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आप लोग एक्सप्लेनेशन में इसलिए करवा रही हो क्योंकि आगे मतलब इस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए भी अगर क्वेश्चन पूछे ना तो सिर्फ आपको ये ऑप्शंस नहीं बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन भी पता हो, यहाँ से भी मार दें। तो कह रहा है कि मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशलवंती को मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था, ठीक है।
अब आते हैं 104 पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक था? और अपना मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश ने भारत में लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वो क्या कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? कौन सा जगह था? तो कौन था? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी। अब तक्षशिला के बारे में देख लें। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व का महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य भी आचार्य थे। वर्ष 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। तृतीय बौद्ध सभा सभापतित्व किया गया था। देखिए, बौद्ध संगति 4 हुई है और चारों इतनी इम्पोर्टेंट है कि कभी पहला, कभी दूसरा, कभी उसके साथ किसके शासनकाल, कभी कौन अध्यक्ष, यही सब पूछता घुमा के। तो इसको तुम पूरा बढ़िया से देख लेना है। ठीक है। तो कौन थे सभापतित्व? वो थे, तीसरी में कौन थे मोगलीपुत्र द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आहूत की गई। इस सभा का सभापतित्व मोगलीपुत्र हिस्तिस्त द्वारा की गई। इस सभा के कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया, जो अभिधम्म पीठ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। कह रहा है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। वो किस समय की गई थी? तो वो थी सातवाहनों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में सातवाहनों ने शीशे और पोटीन के भी सिक्के ढलवाए। ये सिक्के आमजन के आर्थिक लेन देन, मतलब कॉमन पीपल के लिए लेन देन के लिए उपयुक्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो वो किए थे रोमिला थापर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 प्रसिद्ध 108 करवा दे। ओ, एक्सप्लेनेशन नहीं देखा। रोमिला थापर जो था मौर्य साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के राजकोष पर निरंतर भारी दबाव बना रहा था। इनके अनुसार मौर्य साम्राज्य जरूरत पड़ने पर राजस्व को दोहन करके ही संतुष्ट थी। उसने अर्थव्यवस्था को इस हद तक पुनर्गठित नहीं किया कि वह साम्राज्य प्रणाली को दीर्घकालीन तक, ज़्यादा लंबे समय तक समर्थन दे सके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। वो क्या कह रहे हैं? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्ध का लेखक कौन था? तो वो थे हरिसेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। गुप्त कालीन सम्राट समुद्रगुप्त का संधि विग्रही सचिव हरिसेन ने इलाहाबाद प्रयागराज, मतलब प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यह सम्राट समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है।
समुद्रगुप्त भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था, उसके बारे में जानकारी मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो वो है भारत जावा कला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है कि 8वीं शताब्दी में जावा, सुमात्रा तथा मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। इस प्रतापी राजवंश ने जावा में बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। यह भारत जावा कला का सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 111 प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो वो था अवंती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवंती प्रद्योत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश है। इस वंश के आर्यवर्त पर शासन किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा चंड प्रद्योत था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंद प्रद्योत का मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि चंड प्रद्योत का किससे संबंध था? बिंबिसार से। और किस तरह? तो मैत्रीपूर्ण, क्योंकि जब चंड प्रद्योत पीलिया रोग से, कौन रोग से? पीलिया रोग से ग्रसित थे, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सहायता के हेतु भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका होगा यशोधर्मन, यानी ऑप्शन नंबर ए, यशोधर्मन। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो कह रहा है हुन राजा तोरमन मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तोरमन ने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया। मिहिर कुल तोरमन का ही पुत्र था। मिहिर कुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया था। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113। कह रहा है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया है? तो वो है राजा चोल, ऑप्शन नंबर ए। बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है जो तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। यह मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस निर्माण राजा चोल द्वारा किया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर लिया भी गया है। 114 में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण है? तो वो है भानुगुप्त का स्तंभ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब विधवा दहन अथवा सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन नामक स्थान पर मध्य प्रदेश के सावर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई। इस वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष। हमारे यहाँ तो 15 वर्ष में बच्चे खेलते रहते हैं, वो राजगद्दी पर बैठ गया था। बिंबिसार हर्यक वंश के से संबंधित था। बिंबिसार ने जब मगध पर शासन करना प्रारंभ किया उस समय उनकी आयु 15 वर्ष थी। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था, जिसने अपने पिता की ही हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 116 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। कह रहा है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो वो है खारवेल, यानी ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। बराबर श्रृंखला जो है स्थित गोरखगिरी पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। खारवेल जब अपने विजय अभियान को लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसने गोरखगिरी पर्वत पर भी आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के बाद इस पर्वत को कुछ भाग नष्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए CDPO 2005
117 नंबर क्वेश्चन। तो वो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो किसका? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया था। वर्ष 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। कौन सा विश्वविद्यालय? 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 नहीं 18। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो था हर्यक वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था। अपने पिता तो हत्या कर अजातशत्रु मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। कौन? अजातशत्रु ने। इसके कुनिक के उपनाम, इसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अजातशत्रु को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नागदशक। कौन था? नागदशक। अब देखिए 119 में आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 127 है और 190 पे आ गए तो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी रीयूनाइसिएशन के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो वो थे अलाक राम एवं रुद्रतक रामपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी अलार कलाम और रुद्रदक रामपुत्र। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जानते ही होंगे। इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। इन्होंने अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था। बाद में गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। कभी कभी बोलते बोलते अटक जाते। अब क्वेश्चन नंबर 120। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश का स्थापना मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। नंद वंश अंतिम शासक था। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, पता ही होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछ चुका है, बार बार, कभी आगे पीछे, कौन मदद किया, यही सब। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई। कहाँ हुई? तो श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ओके, 121। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया वो कौन सा था? तो जंभिक का ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। अब बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध थे 29 वर्ष और जो महावीर थे उन्होंने 30 वर्ष, ठीक है, तथा 12 साल के कठोर तपस्या के बाद इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्ति किया। निकट कहाँ था? त्रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122। अंग महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? चंपा। कहाँ थी? चंपा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। महाजनपद के साक्ष्य के अनुसार आधुनिक भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र अंग प्रदेश में कहलाता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 123। चलो देखते हैं। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन, माता का नाम माया देवी था और इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा के नामक कन्या से हो गया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है। 124 कह रहा है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राजतिरंगिनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कल्हन की पुस्तक का नाम राजतिरंगिनी था। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल के से आरंभ होता है। राजतिरंगिनी में कुल 8 तरंग और कहीं पे 8000 देता है, कहीं पे भी देखिए 7826 श्लोक है। ठीक है। अब देखिए अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, फिर से इसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्या अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजन किस नगर में किया गया था? तो वो था राजगिरी, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी एवं बौद्ध धर्म की त्रिपिटकों में सूत्र पिटक और विनय पिटक का निर्माण इस संगति में हुआ है। कौन सी संगति? प्रथम संगति, जिसका कौन करवाया था? अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 126। अजातशत्रु बोलते बोलते वही पढ़ा रहा है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो थे कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब थे। इसने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। इतना बार चंद्रगुप्त का मौर्य सहायता किया, तो इतना इसका बार बार बता रहा है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक संबंधित राजनीति से है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन और एंशियंट हिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऐसा तो कुछ अभी पता नहीं है। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है, पर इसका अभी भी पुस्तक का उत्तर क्या होगा? ऐसे जो आयोग है बीपीएससी उसने इसका उत्तर क्या दिया है? कल्हन दिया है। तो हम लोग मार लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा के लिखा गया एक महाकाव्य है जो चंदरबाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है। किसके द्वारा? चंदरबरदाई द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर कल्हन दिया गया है, जो कि गलत है। आप लोग देख सकते हैं, खुद बुक लिख रहा है कि गलत है ऑप्शन कल्हन। और इसको कौन लिखा है? तो हम पहले अंडरलाइन कर दिए हैं, ये लिखा है। ठीक है। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 127 तक क्लास 6 है और एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट। अब एंशियंट हिस्ट्री से तो कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन ना करूं तो जो जल्दी करवा पाऊंगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मतलब एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है या सब पीवाईक्यू को टिक करवा दें। आप लोग वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो तो ख़त्म हो गया और क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। कल से शुरू होगा वो मेडाइवल हिस्ट्री। तो टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं तो जल्दी पढ़ना होगा। मेडाइवल हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोगों ने पीवाईक्यू कर लिया तो आई स्वेयर आप लोग का क्वेश्चन वहाँ एक भी छूटेगा ही नहीं, एक भी नहीं छूटने वाला है। वहाँ पे आपको 50-60% क्वेश्चन ऐसे समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए आज का वीडियो को एंड करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। ओके।